नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी लॉग पे। आज की जो हमारी क्लास है उसका टॉपिक है फोर्स, यानी कि बल क्या है। और सर आइजैक न्यूटन के जो 3 नियम हैं गति के, उनको हम समझेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फोर्स क्या है। फोर्स मेनली कोई भी धक्का या खिंचाव है जो हमने या किसी ने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया है। जैसे मैं अगर इस बोर्ड को धक्का दे रहा हूँ तो ये फोर्स है। मैं अगर किसी चीज़ को पकड़ के अपनी तरफ खींच रहा हूँ वो भी फोर्स है। मान लीजिए कोई बॉल है, रबर की बॉल है, हम उसको दबा रहे हैं, वो भी एक फोर्स है। अगर किसी रबर को हम ऐसे खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं और उसकी शेप में चेंज कर रहे हैं, यानी कि उसकी शेप बदल दी हमने, पकड़ के बॉल को खींच के उसकी शेप बदल दी। किसी चीज़ को जैसे ये मार्कर मान लीजिए यहाँ रखा था और मैंने धक्का मारा, इसकी पोजीशन चेंज हो गई, या मैं इस पे धक्का मारूं और ये अपनी पोजीशन चेंज ना करे। जैसे बोर्ड पे जब मैं धक्का लगा रहा हूं तो ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, हालांकि फोर्स ये भी है जो मैंने लगाया है। यानी कि फोर्स यानी कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति या उसके आकार में परिवर्तन करे या परिवर्तन करने की कोशिश करे, या उसको एक लीनियर गति में ला दे, यानी कि उसको गतिमान बना दे, एक उसको स्पीड प्रोवाइड करा दे। उसको हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ये कैसे काम करता है? पहले के समय में ये बड़ा कंफ्यूजन का मामला था, लेकिन सर गैलीलियो गैलीली ने और उसके बाद सर आइजैक न्यूटन ने इस पे काफ़ी रिसर्च की और हमें गति के 3 नियम दिए। हम उन 3 नियमों को पढ़ेंगे वो क्या है। उन 3 नियमों में से सबसे पहला जो है वो है, हम पढ़ते हैं क्या है। सबसे पहला जो नियम है वो ये कहता है, वो है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम 2 बातें कहता है। दोनों में से जो पहली बात कहता है वो ये कहता है कि कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स या बल ना लगाया जाए। यानी कि अगर मान लो ये पेन यहाँ रखा है तो ये पेन यहाँ यहीं रखा रहेगा जब तक कोई इसको यहाँ से छेड़ेगा नहीं, तो कोई भी ग्रेविटी भी नहीं। दूसरा जो बात ये कहती है वो क्या कहती है, अगर कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है, उसके पास कोई वेलोसिटी है, वो मूव कर रहा है, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो वो तब तक ही उस अपनी गति को बनाए रखेगा जब तक कि कोई बाहर से उसको फोर्स लगा के, बल लगा के रोक ना दे। वो चलता ही रहेगा, अनंत समय तक चलता ही रहेगा, ऐसा ये नियम कहता है। लेकिन ऐसा होता नहीं कि कभी आप साइकिल चला रहे हैं तो क्या ऐसा होता है कि हमने पैडल मारने छोड़ दी और साइकिल चलती ही रहे, बस का इंजन बंद हो गया और बस चलती रहे? ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, हम ये बात समझेंगे। देखिए, ये बात तो हम समझते हैं कि कोई चीज़ मूव नहीं करती, यानी कि पहली बात तो हम समझते हैं। कंफ्यूजन है दूसरी बात का, उसको हम समझेंगे। जब साइकिल जा रही है इस रास्ते से, तो मान लीजिए ये सड़क है और इस सड़क के ऊपर ऐसे कुछ छोटे छोटे खड्डे से बने रहते हैं। अगर साइकिल को रेत पे चलाएंगे तो साइकिल जल्दी रुकेगी। साइकिल को जो ईंटों वाली गली होती है, ब्लॉक ईंटों वाली जो गली होती है, उसमें चलाएंगे तो थोड़ी ज़्यादा दूर तक जाएगी। अगर हम रोड पे चलाएंगे, हमारी जो नेशनल हाईवे रोड है उस पे चलाएंगे तो काफ़ी और दूर तक जाएगी। अगर अपना जो घर में टाइलें लगी हुई हैं वहाँ चलाएंगे तो उन टाइलों पे और ज़्यादा दूर तक जाएगी। यानी कि जो पहला फैक्टर क्या मैटर करता है, इस सड़क का घर्षण, घर्षण मैटर करता है। सबसे महत्वपूर्ण है घर्षण, कि घर्षण की वजह से साइकिल रुक जाती है। घर्षण सिर्फ
रोड का ही नहीं है, घर्षण एक और चीज का है। वो क्या है? दूसरी चीज है हमारा हवा, एनवायरमेंट। जब हवा रुकी हुई होती है, जब कोई साइकिल सवार उसको ड्राइव करता है, उसको चलाता है, तो उसको हवा ऐसे लगती हुई महसूस होती है, तो हवा उस टाइम भी उसको रोकने का प्रयास करती है। तो हवा भी मैटर करती है। अगर हवा उल्टी तरफ से आ रही है, यानी कि अगर हम इस उत्तर की तरफ जा रहे हैं और हवा उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है, तो हमें और वो फ्रिक्शन देगी और वो घर्षण पैदा करेगी और साइकिल और कम दूर तक जाएगी। ये दूसरे जो है हमारा दूसरी स्टेटमेंट है, उसको ये हम ऐसे समझते हैं कि वो साइकिल हमेशा तक क्यों नहीं चलती रही। और जो पहली बात थी जड़त्व वाली, हम एक चीज़ से और समझेंगे। जैसे बस में बैठे होते हैं, मान लीजिए हम बस में बैठे हैं, बस एक स्पीड से जा रही है और ड्राइवर ने एकदम ब्रेक लगा दिया, तो सारे लोग आगे की तरफ गिरते हैं। सारे लोग आगे की तरफ गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? कि बस की जो पूरी बॉडी थी, यानी कि वो तो ब्रेक मारने से रुक गई, लेकिन जो हमारा शरीर था उसको अब आदत हो गई है मूवमेंट करने की, वो अब रुकना नहीं चाहता। लेकिन बस जब एकदम रुक गई, हमारा शरीर रुकना नहीं चाहता और आगे की तरफ जाता है, फिर हम कुछ पकड़ के, कुछ सहारा लेके, हमारे पैरों को आगे अटका के हम उससे रुकते हैं। और कभी महसूस किया हो कि बस में बहुत भीड़ होती है और हम खड़े होते हैं, बस ड्राइवर एकदम से बस चला देता है, तो सब लोग ऐसे पीछे की तरफ गिरते हैं। बस तो आगे निकल गई और हमारे पैर जो बस के साथ जुड़े हुए थे वो भी बस के साथ आगे खिसक गए, लेकिन हमारा जो ऊपर का बॉडी है, ऊपर का जो शरीर है, वो अभी भी रेस्ट में है। तो वो पीछे ही रेस्ट में ही रहना पसंद करता है मूवमेंट करने के बजाय के मूवमेंट करने के। तो हमारा पूरा शरीर पीछे की तरफ जाता है। तीसरी बात है, जब आपने कभी नोट की होगी, बस में या कार में जब हम जा रहे होते हैं, एक सीधे रोड पे जा रहे होते हैं, जब एक मोड़ आता है और एकदम से जब कार मुड़ती है तो हमारा शरीर ऐसे बाहर की तरफ झुकता है। अगर लेफ्ट साइड में मुड़ रहे हैं तो राइट साइड की तरफ झुकता है। क्यों झुकता है? हमारा शरीर चाहता है कि मैं सीधे ही चलता रहूं। कोई भी वस्तु एक लीनियर पाथ पे चलना ही पसंद करती है। वो चाहता है कि मैं सीधा ही जाऊं, ना कि मुड़ूं। अगर राइट की साइड मुड़ेंगे तो लेफ्ट की साइड जाएगी, क्योंकि लेफ्ट उस टाइम हमारा क्या होता है, स्ट्रेट होता है, वो सीधा जाना पसंद करती है। ये जड़त्व का नियम है कि कोई भी वस्तु अगर वो किसी लीनियर मूवमेंट पे है, एक पाथ पे है, तो उसी पाथ पे उसी गति से चलना पसंद करती है। और अगर वो रेस्ट में है तो अपने रेस्ट को वो बरकरार रखना चाहती है। यह जड़त्व का नियम है। यही नियम है सर न्यूटन का पहला गति का नियम। इसको समझ लेंगे। इस गति के नियम के ऊपर सर गैलीलियो गैलीली ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट में वो क्या समझाते हैं, हम ये समझते हैं। उन्होंने क्या करा कि सर गैलीलियो गैलीली ने क्या करा, दो ऐसे प्लेन्स लिए, यानी कि दो ऐसे फट्टियां रख दी। ये मान सकते हैं कि दो फट्टियां ऐसे रख दी, एक इस एंगल से और इस एंगल से उन्होंने दो फट्टियां रख दी। और इन फट्टियों के साथ क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं सर गैलीलियो गैलीली, उन्होंने यहां से इससे एक बॉल को इस तरफ छोड़ा और यहां से इसी बॉल को इस तरफ छोड़ा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये क्या करती है, बॉल नीचे जाती है और जैसे जैसे नीचे जाती है इसकी स्पीड बढ़ती है और यहां तक पहुंचते पहुंचते ये अपनी मैक्सिमम स्पीड को अचीव करती है। यानी कि इसको हम पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं। बी पॉइंट पे अपनी वो मैक्सिमम स्पीड अचीव करती है। और जब उन्होंने क्या किया, इस प्लेन को यानी कि इस फट्टी को यहां रख दिया, इसके साथ ही मिला के रख दिया। अब बॉल ने क्या किया, वो यहां आने के बाद वापस इस तरफ चढ़ना शुरू करती है। जब उन्होंने इस प्लेन को थोड़ा नीचे की तरफ झुकाया, यानी कि इस तरफ झुकाया, तब उन्होंने देखा कि बॉल ने गति की और जितनी ऊंचाई से उन्होंने छोड़ा था उससे थोड़ा कम गति तक, थोड़ी कम ऊंचाई तक बॉल वहां पहुंची। तो इस चीज से उन्होंने एक बात ऑब्जर्व की। वो ये कहते हैं कि अगर ग्रेविटी ना हो या अन्य कोई भी फ्रिक्शन ना हो
तो जिस ऊंचाई से मैंने बॉल छोड़ी थी दूसरे प्लेन पे भी बॉल उतनी ही ऊंचाई तक जाएगी। ये उतनी ऊंचाई तक क्यों नहीं जाती? क्योंकि ग्रेविटी जो है उसको नीचे की तरफ खींचती है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उस गेंद को नीचे की तरफ खींचती है, उस वजह से बॉल आगे उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचती। और इसके साथ वो क्या मानते हैं कि जो ये प्लेन्स थे, जो ये फट्टियों के प्लेन्स थे, इनके ऊपर जो घर्षण है, जो फ्रिक्शन है, उसकी वैल्यू उन्होंने 0 मानी। ये एक्सपेरिमेंट किया था सर गैलीलियो गैलीली ने, और इन्होंने ही जो न्यूटन सर का प्रथम रूल है, पहला रूल है फोर्स का, शुरुआत यहीं से हुई थी। सर आइजैक न्यूटन ने इसी बेस पे अपनी थ्योरी जारी रखी और इसके ऊपर उन्होंने न्यूटन का पहला यानी गति का पहला नियम सर न्यूटन ने दिया था। हमने फोर्स को पढ़ा और गति के पहले नियम को पढ़ा। अब हम देख लेते हैं संतुलित और असंतुलित बल को। संतुलित व असंतुलित बल। संतुलित और असंतुलित बल को हम कैसे समझेंगे? मान लीजिए कि यह एक गेंद है, यह एक गेंद है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने 2 रस्सियों से बांध दिया, इससे और इससे। यहां एक लड़का खड़ा है राम, यहां एक लड़का खड़ा है श्याम। अब मैं ये कहता हूं राम और श्याम दोनों लोग इस गेंद को अपनी तरफ खींचो, तो कुछ जोर राम लगाता है, कुछ जोर श्याम लगाता है। अगर ये राम और श्याम दोनों लड़के एक समान जोर लगाएंगे तो जो गेंद है वो मूव किसी भी तरफ मूव नहीं करेगी, वो अपनी पोजीशन बीच में ही बनाए रखेगी। इस स्थिति में जो ये बल लगा हुआ है दोनों तरफ, इसको हम बोलते हैं संतुलित बल। लेकिन संतुलित बल इस दुनिया में बहुत कम जगह एग्जिस्ट करता है। जो हम दिनचर्या में जिस चीज को यूज करते हैं वो यूज करते हैं असंतुलित बल को। कैसे? अगर राम को ये अपनी तरफ खींचनी है तो राम को श्याम से अधिक जोर लगाना पड़ेगा। अगर श्याम को राम से ये गेंद छीननी है, अपनी तरफ खींचनी है, तो श्याम ज़्यादा जोर लगाएगा राम से, तो वो होगा असंतुलित बल। ये अगर ज़्यादा जोर लगा रहा है, ये कम लगा रहा है, तो असंतुलित बल हो गया, क्योंकि एक तरफ ज़्यादा है और एक तरफ कम है, असंतुलन हो गया। और उससे क्या होगा, जो ये बीच में ऑब्जेक्ट है, जो ये बॉल है, ये मूव करना स्टार्ट करेगी। किस तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी? उस तरफ, श्याम की तरफ, जिस तरफ असंतुलित बल यानी कि बल की अमाउंट ज़्यादा है, ज़्यादा बल जिस तरफ लगाए उस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। ये हम समझ सकते हैं। इससे संतुलित असंतुलित बल को हम समझ गए हैं। इसके बाद हम समझ लेते हैं जड़त्व को और द्रव्यमान को। जड़त्व और द्रव्यमान क्या होते हैं? तो जो जड़त्व और द्रव्यमान है आपस में बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक हाथी है या एक ट्रक है, साइज में बहुत बड़ा है। एक व्यक्ति उसके ऊपर धक्का लगाता है तो वो मूव नहीं करता। साथ में एक साइकिल खड़ी है, एक व्यक्ति उसको धक्का देता है, वो काफ़ी दूर तक जाएगी। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि जोर किसी फोर्स लगाने से वस्तुएं मूव करने लगती हैं, लेकिन कितना जोर लगाना पड़ेगा ये डिपेंड करता है उसके द्रव्यमान पे। द्रव्यमान को अंग्रेजी में हम समझते हैं मास से, और हम उसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कभी तो लिखेंगे हम उसको स्मॉल m से। तो मैं द्रव्यमान को मास बोल रहा हूँ इस वीडियो के लिए, आप समझ लेना जब मैं मास बोलूँगा तो मैं बात कर रहा हूँ द्रव्यमान की, ठीक है। मान लीजिए जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल को हम लात मार के काफ़ी दूर तक भेज देते हैं, तो क्या उसी आकार का अगर हम एक पत्थर ले लें तो हम क्या उसको लात मार के उतनी ही दूर तक भेज पाएंगे? शायद नहीं, शायद नहीं, क्योंकि हमारे पैर को ही वो घायल कर देगा। हमने ट्रक का एग्जाम्पल समझा, हमने एक हाथी को देखा कि हाथी को मूव करने के लिए ज़्यादा जोर की ज़रूरत है। अभी जो हमने संतुलित और असंतुलित बल के बारे में पढ़ा था, सर आइजैक न्यूटन का जो दूसरा नियम है गति का, वो इसी को और व्याख्या करता है। इसकी कैसे करता है? वो ये कहता है किसी भी ऑब्जेक्ट की मोमेंटम किस तरफ होगी,
वो उस तरफ होगी जिस तरफ अनबैलेंस्ड फोर्स ज़्यादा है, और वो उसके ऊपर लगाए गए फोर्स के हमेशा ही प्रोपोर्शनल रहेगी। इस फॉर्मूले को हम मैथमेटिकली भी समझते हैं। मैथमेटिकली समझने के लिए हम क्या सोचते हैं, समझिए। देखो, मोमेंटम क्या है? मोमेंटम होती है m इंटू वी। अब v क्या है? अब v समझते हैं, ये है वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी कि संवेग, और ये क्या है? उसका द्रव्यमान। द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाय संवेग मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। जैसे मान लीजिए एक बुलेट है, एक बंदूक की गोली है, उसका द्रव्यमान तो बहुत कम है, लेकिन उसकी जो संवेग है, जो वेलोसिटी है, वो बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से उसका मोमेंटम ज़्यादा होता है। एक रेलगाड़ी है, आकार में बहुत बड़ी है, एक हाथी आकार में बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी जो मूवमेंट है, उसकी जो वेलोसिटी है, वो कम है। तो उस केस में भी जो उसकी मोमेंटम है वो ज़्यादा रहती है। कैसे समझते हैं? और समझो, मान लीजिए कि एक छोटे साइज कम मास वाली कोई भी ऑब्जेक्ट आपसे टकरा गया, कम स्पीड से ही, आपको उतना चोट या उतना धक्का नहीं लगेगा। मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये टकरा गया, तो उतना चोट नहीं लगेगी। अगर एक हाथी इसी स्पीड से टकराता तो चोट या धक्का ज़्यादा लगता, क्योंकि हाथी का मोमेंटम ज़्यादा है। इसीलिए मोमेंटम दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, किस पे? मास और वेलोसिटी पे। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तब भी हमारी मोमेंटम ज़्यादा होगी, अगर मास ज़्यादा है तब भी मोमेंटम ज़्यादा होगी। तो क्या समझते हैं इससे, कि जो मोमेंटम है वो बराबर होती है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है m इंटू वी के। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का से हम समझते हैं कि कितनी मोमेंटम बदली। मान लीजिए कोई हाथी था, कोई भी ऑब्जेक्ट था, वो एक मोमेंटम से मूव कर रहा था और उस पर कोई बाहरी फोर्स लगा। जैसे कोई मोटरसाइकिल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था और एक्सेलेरेटर को दबाया गया, अब वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, तो कोई बाहरी फोर्स लगा है उसके ऊपर, तब उसने अपनी मोमेंटम चेंज कर ली। समझ रहे हो ना इसको? हालांकि मास उस केस में उसका सेम था। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कैसे चेंज होती है? उस बाहरी फोर्स से। उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो पहले मोमेंटम थी वो P1 थी और माइनस P2, जो P2 क्या है, जो मोमेंटम है उसको बाद में प्राप्त हुई, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि उसका पहले वाला मोमेंटम, यानी कि जो उसकी शुरुआती वेलोसिटी थी वो क्या थी और बाद में वेलोसिटी होगी वो क्या थी। ये उसका पहले वाला मोमेंटम है, ये उसका बाद वाला मोमेंटम है। यू यहाँ दिखाता है उसकी पहले वाली वेलोसिटी को, पहले वाली गति को, और जो ये वी दिखाता है ये अंतिम वेलोसिटी को दिखाता है। और ये पूरा कर चेंज होने में जितना समय लगा उसके साथ, ठीक है। P माइनस P2 का मतलब है फोर्स। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, यहां से कॉमन आ गया, V माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। V माइनस यू डिवाइडेड बाय टी, इसका क्या मतलब है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m a माने एक्सेलरेशन। आप एक्सेलरेशन को पढ़ोगे, उसका फॉर्मूला है V माइनस यू बाय टी, वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन कितनी हुई? जब ये प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है ना, प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाने के लिए, प्रोपोर्शनल का मतलब मैं आपको बता देता हूं, जब फोर्स बढ़ेगा तो ये वैल्यू भी बढ़ेगी। बराबर में ये नहीं होता। प्रोपोर्शनल का मतलब ये है जब हम इस तरफ की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो इस तरफ की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। इसको हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, मैं उसको के मान लेता हूं, KMA, ये हो गया ना। अब हमको फोर्स निकालना है। फोर्स का मतलब समझना है क्या है। हम ये समझेंगे कि जब एक
किलोग्राम का इसका जब मास था तो उसको 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड की एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया गया, तब हम उसको मान लेते हैं कि 1 यूनिट फोर्स अप्लाइड हुआ, यानी कि 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड हुआ। तो यहाँ से सारी वैल्यूज 1 1 1 मानने पे के की वैल्यू भी 1 आ जाती है। क्या समझ गए? के की वैल्यू 1 और फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो गया, ma। ये सेकंड रूल से हमारा निकला है F इज इक्वल टू ma। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, समझ लेना इस दूसरे नियम को, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली लाइफ में हम इसको यूज करते हैं। क्रिकेट तो हम सभी ने खेला ही होगा। जब कोई क्रिकेटर फील्डिंग करने वाला किसी बॉल को कैच करता है तो वो क्या करता है, बॉल को यहाँ से पकड़ता है और खींचते खींचते अपने हाथ नीचे की तरफ लेके आते हुए उसको कैच करता है। ऐसा नहीं कि वो इधर ही कैच कर लेता है, यहाँ से पकड़ के नीचे की तरफ लेके आता है। ऐसा क्यों करता है? अगर वो इधर ही रोकने का प्रयास करेगा तो मोमेंटम ज़्यादा होगी, हाथों को चोट पहुँच जाएगी। वो उसको धीरे धीरे करके कम करता है और यहाँ तक बिल्कुल जीरो कर देता है। ऐसे ये दूसरा नियम काम करता है, गति का दूसरा नियम काम करता है। इसके बाद हम समझते हैं गति के तीसरे और सबसे आखिरी नियम को। यह नियम बड़ा ही सरल है। ये क्या कहता है कि हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। आपने कोई एक्शन किया, किसी को मुक्का मारा, तो इसके बहुत चांस हैं कि उसी स्पीड से, उतने ही जोर से आपको वापस मुक्का खाना पड़ेगा। मजाक की बात है, सुनिए। जैसे हम पैदल चलते हैं तो हम एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, हम हमारी धरती को पीछे की तरफ धकेलते हैं, लेकिन धरती का मास बहुत ज़्यादा है, हम उसको धकेल नहीं पाते। पृथ्वी ही हमें आगे धकेल देती है और हम चलने लगते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए ये मान लो कि जो फर्श है वो बिल्कुल चिकना है, उस पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, कोई घर्षण नहीं है। मान लो कि घी जैसे उसके ऊपर बिखेर दिया, किसी ने तेल बिखेर दिया, तब हम हमारे पैर को पीछे की तरफ जब जोर लगाते हैं तो घर्षण ना होने की, जैसे हम धरती को धकेल नहीं पाते, हमारा पैर ही पीछे की तरफ चला जाता है और हम गिरने लगते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी आगे जाने की तरफ अपना बैलेंस मेंटेन करने लग जाती है। तो इस बात से हमने समझा कि हम जब चलते हैं तो हम पृथ्वी को पीछे की तरफ धक्का देते हैं। और आप सब बात समझिए इसको। पृथ्वी तो एक इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसकी हमें मतलब हमारी बॉडी से कोई कंपैरिजन नहीं है। नेग्लिजिबल होती है हमारी बॉडी का मास अर्थ के मास से, तो हम उसको आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। अब आप ये समझिए कि एक, मान लीजिए ये पानी है, एक तालाब है, एक नदी है, एक फट्टा है, मान लो कोई नाव है, मान लो कोई नाव है, और नाव भी सिर्फ एक फट्टा सा है, ठीक है, जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट या कोई व्यक्ति खड़ा है, और यहाँ पे अर्थ है, ये अर्थ है, इस तरफ धरती है सारी, ठीक है। वो यहाँ से इसके ऊपर कूदना चाहता है। उस व्यक्ति का तो वजन जो है मान लीजिए 40 kg है, और इस फट्टे का वजन 10 kg हल्का है, इसी वजह से ये पानी के ऊपर तैर रहा है। जब ये यहाँ से कूदेगा, वो तो कूद जाएगा, लेकिन फट्टे को इतनी जोर से पीछे धकेलेगा कि फट्टा बहुत दूर तक चला जाएगा। जब एक, मान लीजिए एक पिस्तौल है, यहाँ से गोली निकलनी है, जब गोली निकलती है, गोली बहुत दूर तक जाती है, फास्ट जाती है, और वो इस बंदूक को पीछे की तरफ धकेलती है उतने ही फोर्स से, लेकिन गोली तो बहुत तेज स्पीड से निकल गई, लेकिन बंदूक उस स्पीड से वापस नहीं आई। और मैं आपको ये समझा रहा हूँ, गति का तीसरा नियम ये कह रहा है कि इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा, बराबर होगा और उल्टा रिएक्शन होगा। उल्टा तो हम समझ गए, लेकिन बराबर को नहीं समझ पाए। बराबर को ऐसे समझो, जो वो गोली थी, जो बुलेट थी, उसका जो मास था वो बहुत कम था, उसके कंपैरिजन में जो बंदूक है उसका मास बहुत ज़्यादा है। इस केस में आदमी तो यहीं तक गया, थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि आदमी का मास 40 kg है, इससे 4 गुना है, और यहाँ पे फ्रिक्शन भी नहीं है, फ्रिक्शन बहुत कम है पानी के ऊपर, और इसका मास 10 kg ही है, और ये इसलिए बहुत दूर तक पीछे की तरफ गया है। ये बात हमने समझी है। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है
वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये बात समझ गए हम। ये गति का तीसरा नियम है। अब जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट जो टॉपिक है ना, वो हम पढ़ लेते हैं, संवेग संरक्षण। इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक है। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम समझते हैं संवेग संरक्षण को। मान लीजिए ये गेंद A है और ये गेंद B है। ये किसी स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है और ये भी उसी डायरेक्शन में गेंद A जा रही है, लेकिन जो A की स्पीड है वो B से ज़्यादा है। इससे क्या होगा, कुछ टाइम के बाद जो A है वो B से टकरा जाएगी, इसी डायरेक्शन में जाते हुए टकरा जाएगी। लेकिन इस टकराव से क्या क्या चीज़ें होंगी, हम इस बात को समझेंगे। जो गेंद A थी उसकी गति में कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके आगे कोई रुकावट आ गई और वो अपनी कुछ गति गेंद B में ट्रांसफर कर देगी, अपनी मोमेंटम को ट्रांसफर कर देगी। एक टकराव हुआ, उससे क्या हुआ, अपनी गति को उसने उसमें ट्रांसफर कर दिया। A की गति तो कम होगी और B की गति बढ़ गई, ज़्यादा होगी। इसमें हम ये मानते हैं कि अन्य कोई बाहरी फोर्स नहीं लगा था, जैसे ग्रेविटी या कोई अन्य फ्रिक्शन, कोई अन्य घर्षण नहीं लग रहा था। तो जो कुल इसका वेलोसिटी और कुल मास था वो कुल मिला के कुल मोमेंटम बना रहा था, और कुल मोमेंटम इसके कम होने से और B के ज़्यादा गति होने से नहीं बदला, वो उतना ही रहा। समझ रहे हो? इसने कम कर दिया तो उसको बढ़ा भी दिया। तो जो संवेग संरक्षण है का नियम ये यही कहता है कि जो संवेग है हमेशा ही उतना ही रहेगा जितना था। जब गेंद A B से टकराई, A का कम हुआ, B का बढ़ गया, लेकिन वो बराबर ही रहा। एक का बढ़ा तो एक का घटा है, एक का घटा है तो एक दूसरे का बढ़ा भी है। तो ये वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।